हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस अकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को शेड्यूल हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। DIS का ऑलरेडी हमने 7 टेस्ट जीएस का कवर कर लिया है और सारे टेस्ट हिंदी के कवर हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8 और इसके पैरेलल में हम लोग पीसीएस मंत्रा का भी हमने समान हिंदी का ऑलरेडी कवर कर लिया है टेस्ट 4 तक। तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा DIS का है, जीएस का है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को इनकी स्थापना पारित होने के कालक्रम के अनुसार, मतलब क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनकी स्थापना या पारित होने का तिथि क्या है। जैसे कि पहला है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम है, आम आदमी बीमा योजना है और आश्रय बीमा योजना है। तो आपको बताना है, इनमें से क्रम बताना है। क्रम तभी बता सकते हैं जब आपको ईयर याद हो कि किस ईयर में ये पास हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी। अगर ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 96 में हुआ था, है ना। बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम की बात करें तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। आम आदमी बीमा योजना इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, 2007 में हुआ था। और वही बात करें आश्रय बीमा योजना तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, है ना। तो आप इसको सही क्रम लगा सकते हैं। अगर बात करें तो पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2143, 2143। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी, है ना। तो आपको अगर ईयर याद हो तो आप इसको क्रोनोलॉजी आराम से लगा सकते हैं। और आरओ में क्रोनोलॉजी लगाने के क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। तो ये आपको तैयार रहना है मेंटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, है ना। एक पंचवर्षीय योजना बताना आपको जिसमें से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है, देखिए पंचवर्षीय योजना से हमेशा से क्वेश्चन बनते आए हैं इकोनॉमी में। और साथ ही साथ कभी कभी इसका वृद्धि दर पूछ लेता है कि कितना निर्धारित किया था, टारगेट कितना था, हमने अचीव कितना किया है। साथ ही साथ स्लोगन पूछ लेता है कि हमने पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य रखे हैं, है ना, कब से कब तक था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन आते हैं पंचवर्षीय योजना से, है ना। तो पूछा है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वो आपको बताना है किस कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। किस कार्यक्रम के द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में आया था। थोड़ा सा देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना जैसे कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, नियोजन, है ना। पहले देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई, है ना। नियोजन, है ना, प्लानिंग, नियोजन, नियोजन, है ना, प्लानिंग, नियोजन। नियोजन का तात्पर्य क्या है कि जितना भी हमारा सीमित संसाधन है ना, उसका कैसे प्रयोग किया जाए। जो पंचवर्षीय योजना आए थे, इसका उद्देश्य क्या था कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रयोग करें कि इसका अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले और अधिकाधिक लोग हम लोग इससे लाभान्वित हो। इसीलिए ये नियोजन इसका उद्देश्य रहा है ना, नियोजन इसका उद्देश्य रहा है। तो ये संकल्पना सोवियत संघ से लिया गया है ना। ये संकल्पना किससे लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। और वर्तमान का कौन है? रूस है। वर्तमान का कौन है? रूस है, राइट। इसी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग अभी वर्तमान में जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 को लाया गया हमारा नीति आयोग, राइट। तो योजना आयोग की स्थापना की गई, है ना। योजना आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य रखा गया है कि हम जितने भी अलग अलग राज्यों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूर्ति करें और प्राकृतिक संसाधन का कैसे प्रयोग करें जिसका अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले, है ना। योजना आयोग आता है। योजना आयोग की ही सहायता करने के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय
परिषद आयोग का विकास परिषद का स्थापना किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी जाती है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर दी जाती है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1952। ओके, 1952 को। तो पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, अब तक कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं। अगर वर्तमान करें तो टोटल अभी तक पंचवर्षीय योजना कितने हुए हैं? पंचवर्षीय योजना 12 है ना, 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। अब पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग लाया गया। अगर हम लोग बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, है ना, डेट देख लेते हैं, 1951 से 56 तक था और इसमें कृषि पर फोकस किया गया था। किससे? कृषि पर फोकस किया गया। अब कृषि पर फोकस क्यों किया गया? क्योंकि उस समय हमारा हाल ही में भारत स्वतंत्र हुआ था और उस देश की स्थिति, अपने देश की स्थिति बेहतर नहीं थी। मिनिमम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति लोगों की नहीं हो पा रही थी, इसीलिए सबसे पहला फोकस किया गया कृषि पर। कृषि पर फोकस करने का उद्देश्य था क्या? कि भूखमरी को समाप्त करना, वो लोगों तक भोजन पहुंचाना है, इसीलिए कृषि पर, खाद्यान्न उत्पादन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अगर दूसरी बात करें, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 हुआ और इसमें भारी उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया गया। अब भारी उद्योगों पर ज्यादा फोकस क्यों किया गया, है ना, उद्योगों पर फोकस किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि उस समय सरकार को लगा कि हमने कृषि पर ध्यान दिया, अब हम भारी उद्योगों पर ध्यान दें, जिससे क्या हो, रोजगार सृजन हो। उद्योग लगेंगे तो उससे क्या होगा, आसपास के जो भी लोकेशन पे लोग रहते हैं वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए क्या लाया गया था? क्या भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था, है ना। और इसी समय भिलाई, राउरकेला, है ना, इस जगह स्टील प्लांट लगाए गए थे। कब लगाए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा? 1961 से 66 तक रहा, है ना। इसको पहली बार दिया गया आत्मनिर्भरता, है ना, कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता, कि हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे, जो भी आवश्यकता हो, हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने ही देश में कर पाए, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा योजना अवकाश। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना में 3 बार योजना अवकाश आता है। कितनी बार आता है? 3 बार योजना अवकाश आता है। योजना अवकाश कब से कब तक रहता है? 1966 से 69 तक रहता है। ये 3 साल का योजना अवकाश रहता है। इस 3 साल में एक वर्षीय योजनाएं चलाई जाती है ना, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना हमारा कब से कब तक रहा? 1969 से 74 तक रहा। 1969 से 74 तक रहा, है ना। फिर आता हमारा पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक रहा। अब इसको पहले ही खत्म कर दिया गया, क्यों? जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। क्योंकि सरकार बदल गई थी। फिर जनता सरकार के द्वारा अनवरत योजना लाया गया। क्या लाया गया? अनवरत योजना लाया गया। कब से कब तक ये कार्यकाल रहा? 1978 से 80 तक, है ना। तो ये 2 साल का, ये कह सकते हैं, योजना अवकाश रहा। एक योजना अवकाश ये रहा, दूसरा अनवरत के नाम से जानते हैं हम लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है हमारी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, है ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था, है ना, है ना। और इसका भी उद्देश्य क्या था? गरीबी को दूर करना। लेकिन कब स्लोगन दिया गया था, कब पूछा जाए कि कब नारा दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में, है ना। लेकिन उद्देश्य भी बना लिया गया था 5वीं वर्ष, गरीबी दूर करना, है ना, गरीबी दूर करना। लेकिन अगर उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य भी 5वीं में गरीबी दूर करने का था, लेकिन अगर नारा पूछे तो कब होगा हमारा? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 80 से 85 रहा, है ना। और गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या चलाया गया कि मतलब मिनिमम साक्षरता प्रदान करना ग्रामीण परिवेश में, है ना, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल की आवश्यकता की पूर्ति करना,
जो एक मनुष्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है, उन सबको प्रमोट करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाई गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस रहा गरीबी पे। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इसी के समय, है ना। गरीबी और इसी के समय समन्वित ग्रामीण विकास, है ना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, विकास कार्यक्रम चलाया गया, है ना। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। ओके, ठीक है। फिर आता हमारा सातवां पंचवर्षीय योजना। सातवां पंचवर्षीय योजना, सातवां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1985 से 1990 तक कार्यकाल रहा, है ना। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना थोड़ा थोड़ा हम जो लोग जान लेते हैं कि अगर कुछ पूछा भी जाता है तो आपको ईयर याद रहेगा कि कौन सी पंचवर्षीय कब से कब तक चली, तो उस समय क्या आप प्रधानमंत्री को भी बता सकते हैं। और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसके वृद्धि दर कितनी रही है ना, और कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, है ना। हम एक ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा, फिर आता है क्या आता है? अवकाश योजना। अवकाश आता है, योजना अवकाश आता है। कब से कब तक? 1990 से 92 तक, है ना। 1990 से 92 तक। तो अभी तक हमने 3 आपको योजना अवकाश बताए हैं, और पंचवर्षीय योजना में 3 योजना अवकाश रहे। 8वां पंचवर्षीय योजना कब से कब चलता है? 1992 से 97 तक चलता है ना। फिर 9th पंचवर्षीय योजना, 9th पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 97 से हमारा 2002। 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 2007 से 2007 से 2012, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या हुआ? समाप्त कर दी गई है पंचवर्षीय योजना। क्या हो गई? पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। योजना अवकाश की जगह पे योजना अवकाश, अगर पूछ ले योजना अवकाश कब समाप्त करी गई, है ना, योजना अवकाश कब समाप्त किया गया, तो 15 अगस्त 2014 को, 2014 को, है ना। और नीति आयोग कब आया? नीति आयोग आया हमारा 1 जनवरी 2015 को, 2015 को, है ना, 2015 को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में पादेन प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके इस समय उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? ये अभी रिसेंटली इस साल चेंज हुए हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, सुमन बेरी जी हैं। अगर सीईओ पूछ ले कि सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन है? तो इसके सुब्रमण्यम जी हैं, बीआरवी, है ना, बीआरवी सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो ये हमारे सारे क्या थे? ओवरऑल हमने देखा पंचवर्षीय योजना का। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? हमारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में क्या था कि बेसिक जो शिक्षा है, सड़कें हैं, ग्रामीण बिजली है ना, तो जो जितनी भी न्यूनतम आवश्यकता होती है उन सबको इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस किया गया। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ऑलराइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में, इकोनॉमी का क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है, कौन सा सही बताना है। भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है। दूसरा है चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है ना। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा विनिमय दर पर, भारत की विनिमय दर पर ले चलते हैं आपको, है ना, भारत की विनिमय दर पर ले चलते हैं। विनिमय दर, है ना। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें 1947 से 1975 तक जो हमारा विनिमय दर था वो पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था। किससे था? पाउंड से संबंधित था हमारा
जो करेंसी थी वो एक्सचेंज करेंसी क्या था कि पाउंड से संबंधित था। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा देश आजाद हुआ था, ब्रिटिश थे और ब्रिटिश की करेंसी क्या है? पाउंड है। तो 1975 तक हमारा पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था हमारा करेंसी विनिमय दर, है ना। 1975 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाता है। 1975 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाता है और 1975 से 1991 तक, है ना, आर्थिक उदारीकरण के पहले तक 1991 तक, है ना, 1991 तक जो विनिमय दर था, विनिमय दर ये आरबीआई कंट्रोल करता था। कौन करता था? आरबीआई कंट्रोल करता था। आरबीआई कंट्रोल करता था, ठीक है। कौन करता था? आरबीआई कंट्रोल करता था। फिर 1991 के बाद फिर इसमें परिवर्तन हुआ। 1991 के बाद फिर इसमें परिवर्तन हुआ। फिर इसमें आरबीआई साथ ही साथ सरकार है ना, और इसके पैरेलल में बाजार की शक्ति क्या है? बाजार की शक्ति। बाजार की शक्तियां क्या होती है? मांग एवं पूर्ति। बाजार की शक्ति, है ना। तो इसके आरबीआई साथ ही साथ सरकार और बाजार की शक्तियां, इन तीनों के माध्यम से हमारा विनिमय दर रेगुलेट होने लगा। अगर हम लोग बात करें, है ना, तो 40% हमारा आरबीआई और सरकार का था और हमारा 60% बाजार की शक्तियों पर हमारा विनिमय दर कंट्रोल होता था, ठीक है। क्या होता था? इसे दोहरी विनिमय दर कहते थे। इसे क्या कहते थे? दोहरी विनिमय दर। क्या कहते थे? दोहरी विनिमय दर। पूछ लिया जाए कि दोहरी विनिमय दर कब से कब तक लागू रहा, तो दोहरी विनिमय दर प्रणाली कब से कब तक रहा? विनिमय दर प्रणाली, राइट, ये 1994 तक रहा। कब तक रहा? 1994 तक। 1994 के बाद इसे एकीकृत विनिमय दर कर दिया गया। एकीकृत विनिमय दर कर दिया गया। विनिमय दर प्रणाली कर दिया गया। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली का मतलब क्या होता है कि अब ये पूरा जो हमारा एक्सचेंज है, विनिमय दर है, भारत की करेंसी का विनिमय दर है, वो किस पे है? बाजार की शक्तियों पर डिपेंड है, मांग और पूर्ति पर। पहले क्या था कि आरबीआई साथ ही साथ सरकार और बाजार की शक्तियों पर डिपेंड रहता था, जिसे हम लोग दोहरी विनिमय दर प्रणाली कहते थे। लेकिन 1994 के बाद एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि बाजार की शक्तियां द्वारा, अगर डिमांड और पूर्ति के द्वारा ही हमारा जो मुद्रा है, करेंसी है, रुपया है, उसका विनिमय दर निर्धारित होगा। अगर आवश्यकता पड़ता है तो इसमें आरबीआई हस्तक्षेप करेगा। और अगर आपको पता होगा कि अगर एक साल पीछे जाएं तो विनिमय दर में आरबीआई ने हस्तक्षेप किया भी था, है ना। तो आवश्यकता पड़ता है तो आरबीआई क्या करता है? विनिमय दर में हस्तक्षेप करता है, लेकिन पूरा जो रेगुलेट होता है वो बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। तो 1994 से अभी तक, है ना, 1994 पर से अभी तक क्या है कि ये एकीकृत विनिमय दर प्रणाली हमारा लागू है हमारे भारत में। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली का मतलब क्या होता है? बाजार की शक्तियों द्वारा हमारा विनिमय दर निर्धारित होता है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है ना, जो कि क्वेश्चन हमारा था। रुपए की परिवर्तनीयता, है ना, रुपए की परिवर्तनीयता है ना। अब देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है कि रुपए का विदेशी मुद्राओं में, है ना, अपना भारत को रुपया है, इसका भारत को रुपया को विदेशी मुद्रा में बिना कोई बीच के हस्तक्षेप से उसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सके, या किसी विदेशी मुद्रा को आसानी से भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर सके, यही होता हमारा रुपए की परिवर्तनीयता। क्या होता है? रुपए की परिवर्तनीयता। अगर हम लोग बात करें पूंजी खाता, है ना, पूंजी खाता, पहले देख लेते हैं चालू खाता। जैसे आपको पता होगा कि बैंक बीओबी, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो हमारे खाते होते हैं। एक होता हमारा चालू खाता, है ना, चालू खाता। दूसरा क्या होता है? हमारा पूंजी खाता। चालू खाते में क्या क्या आता है? चालू खाते में आ जाता हमारा दृश्य मदे, जितनी भी हम लोग ट्रेड करते हैं, दृश्य मदे, है ना, और आदृश्य मदे में क्या आता है? जैसे कि हमारा सेवाएं हो गया, है ना, हाँ, सेवा का आदान प्रदान हो गया। देखिए,
हम वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि किसी भारतीय डॉक्टर का विदेश जाना, है ना, सेवाओं का आदान प्रदान, है ना, सेवाओं का आदान प्रदान किया, है ना। ब्याज लिया, ब्याज, ये भी क्या है, अदृश्य मदे हैं। ये सब क्या है, ये किसके अंतर्गत आती है, चालू खाते के अंतर्गत आती है। किसके, चालू खाते के। ब्याज हो गया, है ना, लाभांश हो गया, लाभांश हो गया, आय हो गया, है ना, आय हो गया, है ना, और हस्तांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण में क्या क्या हम लोग सम्मिलित करते हैं, क्या क्या हम लोग सम्मिलित करते हैं, जैसे कि किसी ने उपहार दिया, है ना, कोई विदेशी या कोई विदेशी व्यक्ति ने उपहार दिया किसी देशी अपने भारतीय को, या भारतीय ने किसी विदेशी को उपहार दिया, तो वो सब हस्तांतरण में आता है। उपहार हो गया, है ना, उपहार हो गया, और क्या हो गया, उपहार हो गया, अनुदान हो गया, जितना भी अनुदान मिलता है वो हस्तांतरण में आता है, आदर्श मदों में आता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, चालू खातों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है, चालू खाते के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। सहायता हो गया, जितनी भी बाहरी सहायता मिलती है या बाहरी सहायता दी जाती है उन सबको हम हस्तांतरण में रखते हैं। और रेमिटेंस, निजी प्रेषण, निजी प्रेषण, निजी प्रेषण क्या होता है, रेमिटेंस, रेमिटेंस वो होता है जो हमारे भारतीय जाते हैं बाहर और हमें वो अर्न करते हैं, है ना। अगर कोई भारतीय है गया यूएसए, यूएसए उसमें जॉब किया, जो भी अर्न करता है वो भारत भेजता है, जो पैसा भारत आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, निजी प्रेषण या रेमिटेंस बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा आ जाता है चालू खाते में। अगर हम लोग पूंजी खाते की बात करें, पूंजी खाते की बात करें तो पूंजी खाते में विदेशी निवेश आ जाता है। जितना भी विदेशी निवेश है, भारत में विदेशी निवेश हो रहा है तो उसको किसमें रखते हैं, पूंजी खाते में रखते हैं। विदेशी निवेश हो गया, बाह्य ऋण हो गया, विदेशी ऋण हो गया, है ना, विदेशी ऋण हो गया, विदेशी ऋण हो गया, विदेशी ऋण हो गया, है ना, विदेशी ऋण हो गया, और विदेशी परिसंपत्ति, विदेशी परिसंपत्ति, विदेशी परिसंपत्ति, इन सबको किसमें रखते हैं हम लोग, पूंजी खाते में रखते हैं, है ना। तो विदेशी ऋण के अंतर्गत क्या आता है, विदेशी ऋण के अंतर्गत जैसे कोई सरकार के द्वारा लिया गया ऋण हो, या निजी क्षेत्र द्वारा लिया गया ऋण हो, है ना, इन सबको किसमें रखते हैं हम लोग, विदेशी ऋण में रखते हैं ना। एनआरआई द्वारा लिया गया ऋण हो, ये सब किसमें आता है, हमारा विदेशी ऋण में आ जाता है, ऑलराइट। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि चालू खाते में इसको रुपए की परिवर्तनीयता नहीं है, लेकिन पूंजी खाते में है ना। क्वेश्चन ऐसे था, देख लेते एक बार क्वेश्चन, जिससे सॉल्व करने में आसानी होगा। क्या है, भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है, किस पे, पूंजी खाते पे, और लिखा है चालू खाते पर रुपए की अभी तक पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं बनाया जा सका है। वापस आते हैं हम लोग, तो अभी तक अगर हम लोग बात करें अभी तक, तो चालू खाते पे हमारा रुपया का है पूर्ण परिवर्तनीयता है। क्या है, पूर्ण परिवर्तनीयता है, पूर्ण परिवर्तनीयता है, राइट। किस पे, चालू खाते पे। जबकि क्या दिया गया है कि पूंजी खाते पे पूर्ण परिवर्तनीयता है, जस्ट उल्टा दिया गया है ना। तो अभी तक हमारा वर्तमान में देखें तो चालू खाते पे पूर्ण परिवर्तनीयता है, लेकिन अगर पूंजी खाते की बात करें तो ये आंशिक रूप से है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से है ये, और पूरी तरह 100% है भी नहीं। तो आंशिक रूप से पूंजी खाते पे जो भी रुपया पैसा आता है वो रुपए का परिवर्तनीयता है आंशिक रूप से, अभी 100% नहीं हुआ है। उसके भी कुछ कारण है केंद्र सरकार के, है ना, भारत के भी उसमें कुछ फायदे नुकसान है। इस वजह से पूंजी खाते को आंशिक रूप से अभी पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। वापस चलते हैं, और चालू खाता और पूंजी खाता, चालू खाता में क्या क्या आता है, पूंजी खाते में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो चालू खाता होता है पूंजी खाता होता है ना। चालू खाते में क्या क्या आता है, दृश्य मदे, दृश्य मदे में जितना भी व्यापार होता है हमारा, वो चाहे गेहूं का व्यापार हो ना, गेहूं का आयात निर्यात कुछ भी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका आयात निर्यात हो जाता है, जो दिखता है, जो दृश्य मदे मतलब जो हम देख पा रहे हैं वो दृश्य मदे, वो सब कुछ इसमें सम्मिलित हो जाता है। अदृश्य मदे मतलब हम सेवा का आदान प्रदान कर रहे हैं, यहाँ से कोई डॉक्टर यूएसए गया या यूएसए का डॉक्टर कोई यहाँ आया तो वो सेवा दे रहा है अपना, तो सेवा का आदान प्रदान इसमें सम्मिलित करते हैं। ब्याज इसमें सम्मिलित करते हैं। लाभांश, जितना भी लाभांश आता है उसको इसमें अदृश्य मदों में शामिल करते हैं। आय और हस्तांतरण, हस्तांतरण में क्या हो गया, उपहार हो गया, अनुदान हो गया, हमारा सहायता हो गई, एक देश का दूसरे देश के द्वारा, या अपने देश का दूसरा देश का कर रहा है, दूसरा देश अपने देश की सहायता कर रहा है, तो वो सब किसमें रखा जाता है, हस्तांतरण में रखा जाता है। निजी प्रेशर, रेमिटेंस, अपना
अपने देश का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है जॉब करने और जो अर्न करके अपने देश भेजता है वो क्या होता है, हमारा निजी प्रेषण होता है। अगर हम लोग पूंजी खाते की बात करें तो इसमें विदेशी निवेश, जो वो चाहे एफडीआई के माध्यम से हो, वो चाहे एफआईआई के माध्यम से हो, वो सारा किस में आता है, हमारा पूंजी खाते में आता है। विदेशी ऋण चाहे सरकार ले, वो चाहे निजी क्षेत्र ले या एनआरआई द्वारा लिया जाए, वो सारा किस में आ जाता है, हमारा विदेशी ऋण में। विदेशी परिसंपत्ति, ये सब किसमें शामिल करते हैं हम लोग, पूंजी खाते में। तो हमारा क्वेश्चन, वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर इसका उल्टा कर दे तो पूंजी खाते पर अभी तक पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं बनाई जा सकी, ये होगा। लेकिन चालू खाते पर क्या है कि पूर्ण परिवर्तनीयता है ना। तो ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है ना। लिंगानुपात, लिंगानुपात पूछा है ना, लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी या ए और सी दोनों। तो आपको बताना है कि जहां पर भी स्त्रियों की संख्या, मतलब कि मान लेते हैं अगर 1000 पुरुष है और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 1020 है, 1080 है ना। तो पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा हैं, तो ऐसे किस राज्य में है ना। अगर ओवरऑल बात करें तो वर्तमान में लिंगानुपात भारत में कितना है, 1943 है। कितना है, 1943 नहीं, 943 है ना। कितना है, 943 है, 943 है। और 2001 में कितना था, 933 था, जस्ट 10 बड़ा है ना। ये 2001 में था, 2001 की जनगणना में, 2011 की जनगणना की बात करें तो 943 है ना, 943 है ना। तो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा न्यू पेज पे, जनगणना 2011। अगर हम लोग बात करें तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, है ना। 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, है ना। और 121 करोड़ जनसंख्या में अगर लिंगानुपात की बात करें तो भारत में लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना है हमारा, 943 है ना, 943। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुष है ना, 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है, तो उस पे महिलाएं कितनी है, 943 है। कितनी है, महिलाएं कितनी है, 943 है। ठीक है। अगर हम लोग राज्य देख ले, लिंगानुपात का राज्य, मैक्सिमम है ना, अधिकतम, अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य, अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला स्थान आता है केरल का, केरल का, केरल का कितना है लिंगानुपात, 1084। मतलब क्या है कि 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है कि 996। कितना है, 996। कितना है, 996। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर ऑप्शन में था ना, तमिलनाडु भी था, इसका मतलब क्या है, पुरुषों से यहाँ पे क्या है, महिलाएं कम है। 1000 पुरुष है तो 996 ही महिलाएं। इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु का महिलाएं कम है पुरुषों के कंपैरिजन में। फिर उसके आगे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, सेक्स रेशियो की बात चल रही है। उसके बाद आता है हमारा मणिपुर। कौन आता है, मणिपुर। मणिपुर में आप जानते हैं 2 जाति हिंसा हुआ है ना, इसी साल 2023 में। उसके बाद अगर न्यूनतम देखें, मिनिमम, न्यूनतम, न्यूनतम सेक्स रेशियो देखें, न्यूनतम, तो सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। हम 2011 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना, 2011 के अकॉर्डिंग, और आंसर भी हमारा इसी से निकल कर आ रहा है 2011, क्योंकि 2021 का भी जनगणना नहीं हुआ। बहुत सारे कारण है 2021 के जनगणना के, और अभी 2025-26 तक होगा भी नहीं, है ना। 2025-26 तक अभी नहीं होगा हमारी जनगणना। तो सबसे मिनिमम की बात करें तो हरियाणा है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, है ना। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है। उसके बाद कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम है। उसके बाद क्या है, पंजाब का, पंजाब का है ना, पंजाब का है। फिर उसके बाद यूपी का है। उसके बाद
यूपी का है, यूपी का है ना, यूपी का है। ठीक है, उसके बाद यूपी का है। ठीक है, तो ये था हमारा लिंगानुपात, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे है हमारा, केरल में। कितना है, 1084। तमिलनाडु में क्वेश्चन क्या था कि कहाँ पे महिलाओं से पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो यहाँ तमिलनाडु में तो होगा नहीं। वापस चलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था हमारा, पुदुचेरी में क्या है, महिलाएं ज्यादा हैं, तो हमारा दोनों आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी। तमिलनाडु में हमारे कितने हैं, 996 महिलाएं हैं 1000 पे, तो ये हमारा गलत हो गया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल पुदुचेरी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने हित किया जाता है। कौन सी कला, बनेठी कला। अब पूछ लिया जाए कि बनेठी कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है। तो बनेठी कला का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। किससे है, उत्तर प्रदेश से है ना। और ये हिंदू मुस्लिम सिख धर्म का संयुक्त ये कला है, जिसे क्या कहा जाता है, बनेठी कला, राइट, बनेठी कला, है ना। इसमें क्या होता है, जलती हुई एक रस्सी होता है, चक्राकार, है ना, चक्राकार रस्सी होता है, उसको घुमाया जाता है। तो ये तलवारबाजी से संबंधित होता है, किससे होता है, तलवारबाजी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। याद रखिएगा कि बनेठी कला किससे संबंधित है, बनेठी कला तलवारबाजी से संबंधित है, और ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाभ्यास है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाभ्यास है। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ये कला अभ्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तांबा का उत्पादन कहाँ किया जाता है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, चूना पत्थर या कांच बालू। तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र संबंधित है तांबे से, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले से, चूना पत्थर से, कांच बालू से। आपको सही सुमेलित कराना है, कौन सा सही सुमेलित है। अगर हम लोग बात करें तांबा, तो तांबा सोनराई क्षेत्र में मिलता है ना। कहाँ पे मिलता है, सोनराई क्षेत्र में मिलता है। अगर नॉन फायर प्लास्टिक क्ले की बात करें तो मकरी खो में है। अगर हम लोग चूना पत्थर की बात करें तो ये कजराहट में है ना, कजराहट में। और अगर हम लोग कांच बालू की बात करें तो ये शंकरगढ़ में है। कहाँ पे है, शंकरगढ़ में। तो देख लेते हैं, ए का 3, 2 का 1, ए का 3, 2 का 1, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हम उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश हमारा है ना। और उत्तर प्रदेश का हम लोग दिखा देते हैं खनिज संसाधन क्षेत्र, है ना, खनिज संसाधन क्षेत्र। जितने भी खनिज उत्पादित जिले हैं, जैसे अगर हम लोग देखें तो ऊपरी क्षेत्र में क्या है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है ना हमारा। नेपाल से सटे हुए पीलीभीत, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, ये सब क्या है, नेपाल से लगे हुए एरियाज हैं। तो ये कहाँ है, ये थोड़ा सा हिल एरियाज है ना। ये हमारा तराई क्षेत्र है ना। उसके अगर नीचे आएंगे तो ये क्या है हमारा, ये सब ये क्या है, खनिज संसाधन है ना, खनिज संपन्न संसाधन क्षेत्र हैं ये नीचे वाले हमारे जिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ प्रसिद्ध है, अलीगढ़ में क्या उत्पादन होता है, कांच बालू का। किसका, कांच बालू का। तो कांच बालू कहाँ से संबंधित है, अलीगढ़ से। मथुरा की बात करें तो क्वार्टजाइट, क्या है, क्वार्टजाइट। अब नीचे की तरफ आते हैं जालौन। जालौन में क्या है, ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। किसका होता है, ग्रेनाइट का। अगर हम लोग झांसी की बात करें तो यहाँ पे कांच बालू भी है, फ्लोरोफाइलाइट भी है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। झांसी में फाइरोफाइलाइट भी है, डायस्पोर पोटास लवण भी है, सेल खड़ी और एस्बेटस भी है, और जिप्सम भी है। ये सब कहाँ है, झांसी में उत्पादित होता है। अब देख लिया अगर महोबा, महोबा की बात करें तो डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, है ना, डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, ये दो कहाँ के हैं, महोबा के। हम लोग देख लेते हैं ललितपुर, है ना, ललितपुर संसाधन खनिज संसाधन प्रिय है, जैसे कि सोनभद्र हमारा हो गया, है ना, और ये सब क्या है, बांदा हो गया और चंदौली हो गया, ये सब क्या है, खनिज संसाधन संपन्न जिले हैं। अगर हम लोग ललितपुर की बात करें, जैसे सोनराई क्षेत्र आया था ना, अभी क्वेश्चन में ही था,
सोनराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए, है ना। यूरेनियम, रॉक फास्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलाइट, है ना, डायस्पोर। देखिए डायस्पोर और फायरोफाइलाइट ये दोनों महोबा में भी है और ललितपुर में भी है। बॉक्साइट है, प्लेटिनम है, सोना है, यूरेनियम है, रॉक फास्फेट है और तांबा, ये सब कहाँ का है? ये हमारा ललितपुर का है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं हमीरपुर। हमीरपुर में कुछ है, जैसे पायरोफाइलाइट है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, डायस्पोर है और सेल खड़ी है। ये सब कहाँ उत्पादन होता है? हमारा हमीरपुर में। अगर हम लोग बांदा की बात करें तो बांदा में हीरा है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, बेस मेटल्स है और रॉक फास्फेट है, मैग्नेसाइट है और कांच बालू। ये सब कहाँ उत्पादन होता है? बांदा में। कहाँ पे? बांदा में। चित्रकूट में देखें तो कांच बालू। देखो चित्रकूट में हम लोग देखें तो केवल क्या है? कांच बालू। और वहीं अगर हम लोग अलीगढ़ देखें, अलीगढ़ और चित्रकूट, अलीगढ़ और चित्रकूट दो ऐसे जिले हैं जहां पे केवल कांच बालू का ही उत्पादन होता है ना, चित्रकूट और हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है? ताले के लिए भी प्रसिद्ध है ना, अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकूट में ही, चित्रकूट ये धार्मिक स्थल है, भगवान राम जहाँ वनवास के दौरान गए थे ना, ये भी याद रखिएगा। प्रयागराज में देख लेते हैं, यहाँ पे कांच बालू, पोटास लवण और क्वार्टरजाइट, है ना, ये तीन चीजें प्रसिद्ध है। अगर हम लोग मिर्जापुर की बात करें तो डोलोमाइट, है ना, मिर्जापुर में डोलोमाइट। सोनभद्र की बात करें तो संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और कोयला, है ना, सोना। कोयला सिंगरौली, है ना। अगर पूछे सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है तो वो कोयला के लिए है। और कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है। कहाँ पे? कई बार क्वेश्चन आया है ना, ये देख लेते, कई बार क्वेश्चन आया है। संगमरमर सोनभद्र, चूना पत्थर डोलोमाइट और ग्रेनाइट सोनभद्र, कोयला, कोयला का कौन सा क्षेत्र? सिंगरौली, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और सोना, ये भी कहाँ पे है? सोनभद्र में है। बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। मिर्जापुर में, है ना, मिर्जापुर में डोलोमाइट भी था, आगे भी देख लेते हैं। एंडालुसाइट, पाइराइट्स, है ना, इमारती पत्थर जिसे हम लोग सैंड स्टोन बोलते हैं, हीरा जंगल क्षेत्र में मिलता है इसके, मिर्जापुर के, और संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर, फायर क्ले और डोलोमाइट, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे कहाँ के हैं? मिर्जापुर के हैं। कहाँ के हैं? मिर्जापुर के। अब देख लेते हैं बनारस में। बनारस में किसका किसका उत्पादन होता है? मैग्नेसाइट का और बॉक्साइट का। किसका है? मैग्नेसाइट और बॉक्साइट का। अगर वहीं चंदौली की देखें, ये सब क्या है? बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। चंदौली हो गया हमारा, सोनभद्र का थोड़ा सा क्षेत्र लगता है, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, ये सब क्या है? बिहार से सीमा साझा करते हैं। चंदौली की बात करें तो बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास लवण, सैंड स्टोन और क्वार्टरजाइट, ये सारे कहाँ के हैं? चंदौली के हैं। कहाँ के हैं? चंदौली के। सारा हमने आपको दे दिया है, सारा, इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। जितने भी संसाधन है, खनिज संसाधन है, वो इन्हीं राज्यों में है। और जिसका जिसका उत्पादन जो जो राज्य करता है वो हमने सबको आपको एक ही मैप के थ्रू दे दिया है ना। तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं सारे क्षेत्रों से बनेगा, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था तांबा सोनराई क्षेत्र का, है ना, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोयला, सिंगरौली, है ना, काफी बार क्वेश्चन आया सिंगरौली से, तो ये कहाँ का है? सोनभद्र का क्षेत्र है ना। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कौन सी? माहीगीर जनजाति, है ना। माहीगीर जनजाति ये मछली पकड़ने वाले की एक है ये जनजाति। माही माहीगीर जनजाति ये बिजनौर में पाई जाती है बेसिकली। कहाँ की है ये? बिजनौर की है, बिजनौर की है। और ये मुस्लिम है, इनका जो धर्म है कौन सा है? मुस्लिम है ये, राइट, मुस्लिम है ना, बिजनौर में है। और ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली पकड़ने इनका मुख्य आजीविका है। ओके, तो माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है सोनभद्र, देवरिया, बलिया या बिजनौर, है ना। तो आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती है ना। माही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन, बिजनौर। कहाँ पे? बिजनौर, क्योंकि ये बिजनौर की है माहीगीर, मुस्लिम, और ये काम क्या है इनका? मछली पकड़ना। अगर हम लोग जनजाति की बात करें तो 2000 लेटेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में जनजाति कौन सी है? गोंड है। कौन सी है? गोंड।
गौंड नहीं है ना। इसको आप चेक करके बताइए कि यूपी की कौन सी सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है यूपी में, लेकिन गौंड नहीं है ना। थोड़ा सा दिखा देते मैप में जनजातियां, यूपी की जितनी भी जनजातियां हैं। यूपी की जितनी भी जनजातियां हैं ना, ये क्या है हमारा, ये जनजातियां हैं गौंड समूह के, जिसमें गौंड आते हैं, धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा आता है, पथारी आता है, राजगोंड आता है। ये कहाँ पे है, महाराजगंज में है, मिलते हैं। सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया। अब पूछ लिया जाए कि गौड़ जो समूह है, गौड़ जनजाति है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सारे हैं, बलिया में, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोई, ये सब में कहाँ पाए जाते हैं, गौंड समूह पाए जाते हैं। खरवार समूह की बात करें, खरवार समूह जिसे खरवार या खैरवार बोला जाता है, ये देवरिया का है, बलिया का है, गाजीपुर का है, वाराणसी का, सोनभद्र का है ना। सहरहा ये ललितपुर की जनजाति है। परहिया ये सोनभद्र की है। बैगा ये सोनभद्र की है ना। पनखा ये पनिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर की है। पनखा व पनिका ये कहाँ की है, सोनभद्र और मिर्जापुर की है। अंगरिया है ना, अंगरिया कहाँ की है, ये भी सोनभद्र की है। पटारी पूछ ले कि पटारी जनजाति किस क्षेत्र की, तो सोनभद्र की है। चैरो ये भी कहाँ के, सोनभद्र और वाराणसी। भुइया और भुनैया ये कहाँ के है, सोनभद्र की है। कहाँ के है, सोनभद्र की है। ठीक है, तो इतने जगह जनजातियां पाई जाती हैं। सारा आपको एक ही इसमें हमने दे दिया है, जितनी भी जनजातियां हैं। गौंड समूह के कई पाए जाते हैं, जैसे गौंड हो गया, धुरिया हो गया, नायक हो गया, ओझा हो गया, पथारी हो गया, राजगोंड हो गया, ये महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर ना, सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ है, सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बात आप इसमें याद रखिएगा। ओके, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र के संबंध में लिखित में से क्या कौन सा सही है। पहला, ये जैव समुदाय तथा अजीव वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। ओके, इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम लोग बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की घटक की बात करें, तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होता है ना। जैविक घटक में प्राथमिक उत्पादक है ना, और उपभोक्ता भी आ जाता है, अब घटक भी आ जाता है। अजैविक घटक में जितना भी वातावरण है ना, वो चाहे सैंड हो, वाटर हो, ये सारे क्या है, ये अजीवी घटक हैं। और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। ये बिल्कुल बात सही है ना, एक दिशीय होता है ये जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, एक और दो सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करें तो अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक में क्या आ जाता है, उत्पादक आ जाता है ना, उपभोक्ता आ जाता है, अपघटक आ जाता है। अपघटक में जैसे कवक हो गया है ना, जीवाणु हो गए, ये सारे क्या हैं, अपघटक में आते हैं। जैसे कि उत्पादक वर्ग है ना, उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग। जो उत्पादन करते हैं, जैसे हरी घास वगैरह, उपभोक्ता जो उसको कंज्यूम करता है। अपघटक जैसे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए है ना, ये ये बैक्टीरिया और कवक क्या होता है, अपने पोषण के लिए ये लोग मृत जीवों पर डिपेंड होते हैं है ना, तो वो सब क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। और ये सब किसमें आता है, जैविक घटक में आता है। अजैविक घटक की बात करें तो भौतिक जलवायु घटक होता है, अकार्बनिक घटक होते हैं और कार्बनिक घटक होते हैं। अगर हम लोग भौतिक घटक की बात करें तो इसमें प्रकाश आ जाता है, तापमान आ जाता है, आर्द्रता आ जाता है, वायुमंडलीय दाब आ जाता है, स्थलाकृतियां आ जाती है, वायु आ जाता है।
तो ये क्या है, भौतिक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के। भौतिक, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जैसे हम लोग जहां भी रह रहे हैं, आसपास के जितने भी हमारे वातावरण में चीजें हैं, वो सब क्या है, भौतिक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र ही तो है ना। तो फिर अकार्बनिक घटक की बात करें तो जैसे जल हो गया, मृदा होगा, वायुमंडलीय गैसें हो गई है ना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ये सब क्या है, अकार्बनिक घटक है। खनिज हो गया, चट्टान हो गया, तत्व हो गया ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, पोटेशियम, ये सब क्या है, तत्व है। कार्बनिक घटक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस और यूरिया, ये सब क्या है, कार्बनिक घटक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देख लिया, आप देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे अगर हम लोग प्राकृतिक बात करें या कृत्रिम, है ना, जैसे कि स्थलीय की बात करें, जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर जलीय की बात करें, आलवड़ी, तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, ये क्या है, मतलब जो नमकीन नहीं है, सॉल्टी नहीं है। लवड़ी का क्या हो गया, जैसे कि लवड़ झील हो गया, ज्वार नदमुख हो गए, समुद्र क्या है, क्योंकि इनका पानी क्या होता है, बहुत खारा होता है, तो लवड़ी जल वाले हो गए। और ये अलवड़ी वाले जल हो गए, मतलब ताजा जल या फ्रेश वाटर। अगर हम लोग कृत्रिम या मानवीय कृत की बात करें तो जैसे खेत हो गया, कृषि, है ना, खलिहान, खेत खलिहान, और जल जीवशाला या अंतरिक्ष यान, ये सब क्या है, हम लोग बनाते हैं ना। अगर ये पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये अगर वायुयान है, उसके अंदर भी एक हमारा अंतरिक्ष यान है, क्या है, तो वो भी उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम होता है। तो ये क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो इसीलिए क्या है, ये मानवीय कृत या कृत्रिम माना जाता है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। अगर प्राकृतिक माने तो जैसे तालाब हो गया, तालाब का भी ये क्या है, अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम है। झील हो गए, झील का अपना एक क्या है, इकोसिस्टम है ना। नदियां हो गई, समुद्र हो गए, है ना, ये वन हो गए, है ना, घास स्थल हो गए, मरुस्थल हो गया। मरुस्थल में भी क्या है, अपना एक अलग इकोसिस्टम है, वहां के जानवर अलग है ना। और कुछ जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या था, इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें 10% का नियम लगता है, 10% का नियम, है ना, 10% का नियम। 10% का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित है 10% का नियम, है ना। 10% का नियम क्या कहता है कि बढ़ते पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो हमारा प्रगामी क्षय होता है, क्या होता है, अगर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता जाता है। और यही क्या कहलाता है, हमारा 10% का नियम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 10% का नियम कहलाता है। तो दोनों बातें सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन चुने, है ना। सतत विकास या धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन चुने। यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। दूसरा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN, है ना, IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। आपको बताना असत्य कथन, है ना, असत्य कथन कि क्या दोनों बात सही है। अगर सही है तो ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, है ना। अगर दोनों ही गलत है तो एक तथा दो दोनों हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ना। लेकिन अगर बात करें सतत विकास या धारणीय विकास की, तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैटलैंड ने 1987 में दिया था। ये बिल्कुल बात सही है ना, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरे की बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN द्वारा किया गया था, है ना। और अपनी इसकी रिपोर्ट क्या थी, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट, है ना। विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट में इन्होंने इसका जिक्र किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि असत्य कथन पूछा, अगर सत्य पूछता तो हमारा सी ऑप्शन होता। क्योंकि असत्य पूछा है, जो कि बात सही है, ये भी नहीं असत्य, ये भी नहीं असत्य, तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अपघटन करता ही अनुपस्थित निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी, है ना। अगर क्वेश्चन क्या है कि अगर वातावरण में अपघटनकर्ता कौन है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है और कवक है। अगर ये अपघटनकर्ता अगर वातावरण में ना हो, है ना, सपोज दैट कि ये वातावरण में ना हो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। पहला है, तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा।
दूसरा है वातावरण असंतुलित हो जाएगा, तीसरा है ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, कि अगर अगर अपघटनकर्ता की अनुपस्थित हो, है ना। देखिए अपघटनकर्ता क्या करते हैं, ये वातावरण को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, तो वातावरण को संतुलित, किसी जीव जानवर की मृत्यु हो जाती है तो अपघटनकर्ता क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं ना, कई माध्यम से। वो चाहे वनस्पति को नष्ट करना हुआ ना, अगर पत्तियां हैं, पत्तियां का अपघटन कैसे होता है, अपघटनकर्ता द्वारा होता है। वो चाहे कवक हो या वो चाहे बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, तो दोनों ही काम अपघटनकर्ता द्वारा किया जाता है। ये तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, ये भी बात सही है। और साथ ही साथ वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है ना। तो ये प्रभाव दिखेगा हमारे वातावरण में कि तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, साथ ही साथ वातावरण असंतुलित हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मलावी झील, अल्बर्ट झील, टांगानिका झील और रुडोल्फ झील। तो आपको बताना है उपरोक्त को उनकी अवस्थित के उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। क्या है, उत्तर से दक्षिण। तो आपको ले चलते हैं मैप पे, है ना, मैप पे। तो आपको बताना फिर कि कौन सी झील उत्तर से, क्या पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है। और कौन कौन से झील दे दिए थे, कौन कौन से झील है, मलावी है, अल्बर्ट है, रुडोल्फ है और टंगानिका, है ना, टंगानिका। कौन कौन से झील है, देखिए यहाँ पे अल्बर्ट झील दे दिया ना, अल्बर्ट झील दे दिया गया है। अल्बर्ट है और एडवर्ड है ना, दो झील हैं। टांगानिका, इसका मतलब क्या है, अल्बर्ट नॉर्थ में है, वन कर लेते हैं अल्बर्ट पे, है ना। रुडोल्फ टू कर लेते हैं हम लोग। देखिए रुडोल्फ पहले आ जाएगा क्योंकि अल्बर्ट यहाँ पे है और रुडोल्फ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो नॉर्थ में हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, रुडोल्फ, अल्बर्ट, टांगानिका और मलावी, टांगानिका और मलावी। ये क्या है, पूरा साउथ अफ्रीका के जितने भी यहाँ पे क्या है, अफ्रीका के जितने भी झील हैं वो सभी हैं, जैसे कि नासिर झील हो गया, है ना, विटर झील हो गया, है ना। नासिर झील से ही यहाँ से क्या होता है, नील नदी जाती है। वोल्टा झील हो गया, लेकिन नील नदी निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, ये याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, है ना। तो ये एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, क्यू झील, है ना, मोरोवी झील, ये क्या है, क्योंकि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ से दो भागों से टूट रहा है ना, यहाँ से दो भागों से टूट रहा है। तो यहाँ के आसपास क्या हो रहा है, बहुत सारे झीलों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत सारे झीलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो झील की अधिकता बहुत ज्यादा है। क्या है, झीलों की अधिकता बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ये पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कहाँ जा रहा है, हिंद महासागर की ओर, और ये इधर जा रहा है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे झीलों का निर्माण हो रहा है ना। जैसे एल्बर्ट झील हो गया, तो सबसे ऊपर क्या है, रुडोल्फ झील, एडवर्ड झील। एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों ही अलग अलग झीलें हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एल्बर्ट और एडवर्ड दो अलग अलग झीलें हैं। टंगानिका झील, मलावी झील को न्यासा झील भी कहते हैं। अगर मलावी झील आ गया और उसका दूसरा में न्यासा आ गया, तो दोनों एक ही झील है, मलावी झील और न्यासा झील, है ना। ये भी बात याद रखिएगा। करीबा झील और नगामी झील, ऑलराइट। ये सारे कहाँ हैं, अफ्रीका के ये सारे क्या है, प्रमुख झील है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या था। तो रुडोल्फ हमारा पहले स्थान पर था, फिर एल्बर्ट था दूसरे स्थान पर, फिर उसके बाद कौन सा था, तीसरे स्थान पे टांगानिका, और उसके बाद मलावी सबसे नीचे। मलावी को हम लोग न्यासा झील भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा होगा हमारा। पहले 4 2 3 1, 4 3 2 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। हमने आपको लोकेशन भी दिखा दिया कि कहाँ पे सारे झील हैं, है ना। एडवर्ड झील के नीचे आता है ना, तो सबसे उत्तर में कौन है, अल्बर्ट झील है। एडवर्ड झील अलग है, दो अलग अलग झीलें हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और मलावी झील को क्या बोला जाता है, न्यासा झील भी। क्या बोला जाता है, न्यासा झील भी, ये भी बात याद रखिएगा। टांगानिका झील की बात करें तो ये सबसे लंबी है और सबसे दूसरी सबसे गहरी झील है ना।
अगर थोड़ा देख लेते हैं, पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में सबसे स्वच्छ जल की जो फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? हमारी सुपीरियर झील है। अगर बात करें सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील है ना। और सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? तो टीटीकाका झील है। कौन सी है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है हमारा टीटीकाका झील। ये बात आपको इसमें याद रखिएगा, है ना। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ पे? भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। हैनोवर कोयला उद्योग, है ना। विपरताल ऊनी वस्त्रोद्योग, टूलूज विमान उद्योग, या लुयंस रेशम उद्योग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपको अगर हैनोवर की बात करें, है ना, हैनोवर की बात करें तो ये धातु और रसायन से संबंधित है ना। धातु व रसायन से संबंधित है ना। ये कोयला उद्योग से संबंधित नहीं है ना। धातु व रसायन से संबंधित है ये क्षेत्र। क्या है? धातु और रसायन से संबंधित है, कोयला उद्योग से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, है ना। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, अगर हम लोग जहाज निर्माण की बात करें, जहाज निर्माण से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? जहाज निर्माण, है ना। जहाज निर्माण, जहाज निर्माण की बात करें हम लोग तो जैसे कि हमारा हो गया ग्लासगो। ग्लासगो हो गया, ये किससे है? जहाज। अगर पूछ ले कि ग्लासगो किस किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए है, तो ये जहाज निर्माण के लिए है। ठीक है। बेलफास्ट, बेलफास्ट ये कहाँ का? यूके का है। ये यूके का क्षेत्र है, यूके का, है ना। ये भी कहाँ है? जहाज निर्माण से संबंधित है। किससे है? जहाज निर्माण से। प्लेमाउंट, प्लेमाउथ, प्लेमाउथ भी कहाँ का है? यूके का है। और ये भी किससे संबंधित है? जहाज उद्योग से संबंधित है ना। जहाज उद्योग से संबंधित है। ओके, ठीक है। नगोया, नगोया कहाँ का है? जापान का है। नगोया कहाँ का है? जापान का है। ये भी किससे है? जहाज निर्माण से संबंधित है। किससे है? जहाज निर्माण से संबंधित है। वोडिवोस्टक, ब्लडी वोस्टक, ब्लडी वोस्टक, ये भी किससे संबंधित है? ये है हमारा रूस से संबंधित, रूस का ये क्षेत्र है। ये भी किससे है? जहाज निर्माण संबंधित। किससे है? जहाज निर्माण से। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। एक है हमारा, तो ये सारे किससे है? जहाज निर्माण संबंधित है। अगर पूछा जाएगा तो जहाज निर्माण संबंधी जो भी क्षेत्र पूछे जाएंगे वो उन्हीं के अंतर्गत पूछे जाएंगे, है ना। तो बेलफास्ट हो गया, यूके में है ना। प्लेमाउथ हो गया, ये भी यूके में है ना, यूके में है। अगर ग्लासगो की बात करें तो स्कॉटलैंड में है। नागोया जापान में है। व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक कहाँ पे है? रूस में है। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अब लोहा और इस्पात, लोहा एवं इस्पात, है ना। ये क्षेत्र है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इस्पात, है ना, इस्पात जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं ना, कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है। जैसे ग्लासगो पूछा गया था, बेलफास्ट पूछा गया है, प्लेमाउथ पूछा गया है ना, नगोया तो बार बार ही पूछा जाता है, व्लादिवोस्टॉक, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे जहाज निर्माण। अब लोहा एवं इस्पात से, लोह एवं इस्पात से संबंधित जैसे बर्गिंगम, बर्गिंगम, है ना। और कौन सा क्षेत्र है? ये कहाँ से? लोहा और इस्पात से संबंधित है। एसन, एसन कहाँ का है? जर्मनी का क्षेत्र है एसन। और कौन कौन से हो सकते हैं? ओसाका, ओसाका ये भी जापान का है। ओसाका कहाँ का है? जापान का है, ओसाका हो गया। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, है ना। और कौन सा हो गया? ये तो जानते ही होंगे आप, चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क, है ना। ये सब कहाँ के हैं? ये सारे कोबे, ये सारे क्या हैं? लोहा एवं इस्पात क्षेत्र हैं। कहाँ के हैं? लोहा इस्पात। बर्गिंघम, एसेन, एसेन कहाँ का है? ये एसेन जर्मनी का है। ओसाका जापान का। पीटर्सबर्ग, चेलियाबिंस्क, कोबे, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे हैं हमारे लोह एवं इस्पात संबंधित है। अब थोड़ा सा देख लेते सूती वस्त्र के,
सूती वस्त्र, है ना, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र से संबंधित, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र से संबंधित दो चार जिले हैं, वो क्षेत्र हैं, जैसे नागोया, नागोया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ना, यहाँ नागोया में सूती वस्त्र से संबंधित कार्य होता है। और क्या होता है, ओसाका, ओसाका, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर्स, ये सब क्या है, ये सब सूती वस्त्र उद्योग के हैं। कहाँ है, सूती। जैसे कंसास है ना, पीसीएस में पूछा गया था, कंसास किसके उत्पादन से संबंधित, तो ये मांस के उत्पादन से संबंधित। कहाँ का है, मांस का। जैसे क्यू, यूक्रेन का क्यू क्षेत्र कहाँ है, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है ना। तो कुछ ऐसे ही है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हैनोवर नहीं है, हैनोवर नहीं है, ये धातु और रसायन संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलक्स देशों में शामिल नहीं है, बेनेलक्स देशों में शामिल नहीं है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम व पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम या पुर्तगाल। तो आपको बताना है कौन सा, कौन से देश है ये, बेनेलक्स देश है। कौन से, बेनेलक्स देश। कौन से है ये, बेनेलक्स देश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल और स्पेन की बात करें, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है, आइबेरिया। क्या बोला जाता है, आइबेरिया। क्या बोला जाता है, आइबेरिया। और इन तीनों को संयुक्त रूप से नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इनको क्या बोला जाता है, बेनेलक्स देश। क्या बोले जाते हैं, बेनेलक्स देश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बेनेलक्स देश में हमारे लग्जमबर्ग आता है, नीदरलैंड आता है, बेल्जियम आता है, पुर्तगाल नहीं आता। पुर्तगाल और स्पेन को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, आइबेरिया। क्या बोला जाता है, आइबेरिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आइबेरिया। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, निम्नलिखित में से कहां पर भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आपको बताना है कि चिली है, कैलिफोर्निया है, चिली, कैलिफोर्निया, केप टाउन या बोलीविया। तो आपको बताना है कि भूमध्यसागरीय, है ना, भूमध्यसागरीय जलवायु। पहली बात तो आपको थोड़ा सा बता दे, भूमध्यसागरीय जलवायु देखो, भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर आपको पता है ना, अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में, है ना, और एशिया के उत्तर पश्चिम में, है ना, ये हमारा भूमध्य सागर क्षेत्र स्थित है। भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी एरिया है वहां पे क्या पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। कहाँ पे, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु अगर हम लोग पूरा बात करें तो ये, अगर हम लोग ग्लोब है ना, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो इसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, है ना, 30 से 40 पाया जाता है, 30 से 45 डिग्री, और यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो इस एरिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इस एरिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 45 डिग्री साउथ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात की भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है ना। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। क्या होती है, शीतकाल में वर्षा होती है ना, शीतकाल में वर्षा होती है। अगर हम आप लोग देखिए पश्चिमी विक्षोभ, है ना, जो पश्चिमी विक्षोभ अपने सर्दियों में, भारत में सर्दियों में बारिश किससे होती है, पश्चिम विक्षोभ से होती है। लेकिन मेनली हमारे यहाँ बारिश, क्योंकि हमारा जो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है ना, मानसूनी जलवायु क्या होता है, 6 महीने एक दिशा में हवाएं प्रभावित होती है, दूसरी 6 महीने में दूसरे जस्ट अपोजिट। तो ये हमारा भारत का मानसून क्या है, मानसूनी जलवायु है ना। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगर भारत में भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन किस कारण से होती है, वो भारत के मानसून से नहीं होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से ये आता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण से ये हमारा सर्दियों में बारिश होती है। तो सबसे मेन कारण क्या है इसका कि ये शीतकाल में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय के, है ना। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। 30 से 45, है ना, 30 से 45 डिग्री के जितने भी महाद्वीप होंगे, जितने भी महाद्वीप होंगे, महाद्वीप के पश्चिम, है ना,
मान लेते हैं ये कोई महाद्वीप है, ये कोई महाद्वीप है, ये मान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, जितने भी इसमें क्षेत्र है, उसका पश्चिमी भाग क्या है, पश्चिमी भाग में ये जलवायु पाई जाएगी। किसने, पूर्वी क्षेत्र में ये जलवायु नहीं पाई जाएगी। प्रत्येक महाद्वीप के जितने भी इस क्षेत्र में महाद्वीप स्थित है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। कहाँ पे, पश्चिमी भाग में। दूसरी बात कि 30 से 45 डिग्री के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दो बात इसमें याद रखिएगा, क्या है, दो बात बिल्कुल याद रखिएगा। तो कहाँ पे ये भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, तो आपको बताना है कहाँ पे नहीं पाई जाती है ये, तो बोलिविया में नहीं पाई जाती। कहाँ पे नहीं पाई जाती है, बोलिविया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अब आपको दिखा देते हैं विश्व के थोड़े से जलवायु प्रदेश, है ना, थोड़े से जलवायु प्रदेश, है ना, विश्व के जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। एक तो हमने पढ़ लिया भूमध्यसागरीय जलवायु, है ना, भूमध्यसागरीय जलवायु। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें विश्व के जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश की बात करें, है ना, तो पहला इसमें आता है कि भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय क्या है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा अगर हम लोग बात करें, बढ़िया बन गया। भूमध्य रेखा की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश, है ना, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है ना, भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा, है ना, तो भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब क्या होता है ना, कि 0 से 10 डिग्री, है ना, 0 से 10 डिग्री, ये 0 डिग्री है हमारा, 10 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, आपको पता ही होगा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ। तो इस बीच में जो भी जलवायु पाई जाती है ना, इस बीच में जो भी जलवायु पाई जाती है ना, इस बीच में जो भी जलवायु पाई जाती है, अगर आप लोग चाहते हैं जलवायु को और डिटेल में पढ़ना, तो आप प्लीज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में पूरा जलवायु, वो चाहे भारत का जलवायु हो, विश्व का जलवायु हो, एकदम अच्छे से डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको डिमांड हो तो, है ना, क्योंकि अभी समय कम है, हमारा एग्जाम बहुत पास में है, तो हम थ्योरी पे ना जाके हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑलराइट, अगर आपको नीड है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए कि मैं इसका अलग से वीडियो ले लूंगी, भारत की जलवायु, साथ ही साथ विश्व की जलवायु, जो कि बहुत कंफ्यूजन रहता है भारत की जलवायु को समझना, कितने कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं, क्या क्या कारण होता है, क्या क्या इसके कारक है जो हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है ना, तो सारा डिटेल में बता देंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग भूमध्य रेखीय जलवायु के, है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु का। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, है ना, ये इस क्षेत्र में जो भी पाया जाता है 0 से 10 डिग्री, है ना, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ, तो ये क्या है, जहां जो भी ये पाई जाती है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखीय जलवायु। कौन सी है, भूमध्य रेखीय जलवायु। इसकी खास बात क्या है ना, खास बात क्या है कि पहली बात कि इसमें तापमान बहुत रहता है, तापमान बहुत रहता है, तापमान उच्च रहता है, वर्षा बहुत होती है, वर्षा क्या है, बहुत होती है। वर्षा कितनी होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है इसमें, है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में, है ना, तापमान बहुत ज्यादा, वर्षा बहुत ज्यादा, है ना, और वर्षा कितना 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, है ना। इसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे अमेजन बेसिन, है ना, अमेजन बेसिन जानते हैं आप, कितने घने जंगल हैं, कितने घने जंगल है, एनाकोंडा वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में। इतने घने क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है ना, वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षा का जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और तापमान क्या है, बहुत कम है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पेड़ पौधे वन बहुत ज्यादा है। तो कांगो क्षेत्र हो गया,
अफ्रीका का कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में कितने ज्यादा इसके बेसिन कितना ज्यादा है ना, जल वन, इसका वन क्षेत्र कांगो बेसिन हो गया। और क्या क्या हो गया, गिनी तट, गिनी तट, ये सब क्या है, गिनी तट हो गया। ये सारे क्या है, किसके, फिलीपींस का, फिलीपींस है ना, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, फिलीपींस, ये सारे क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्र है। कौन से हैं, भूमध्य रेखीय। अगर इसकी वृक्ष की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है वृक्ष की, तो महोगनी, महोगनी है ना, इसकी प्रमुख वृक्ष है, महोगनी हो गया, महोगनी है ना, महोगनी हो गया। चंदन, चंदन हो गया है ना, चंदन, महोगनी। घटपर्णी, घटवर्णी है ना, घटवर्णी हो गया। और क्या हो गया, सिनकोना, सिनकोना, ये सारे क्या है, मलेरिया में काम आता है ना, सिनकोना छाल, सिनकोना छाल किसमें, मलेरिया के इलाज में काम आता है सिनकोना छाल। तो ये सारे क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु है। कौन से हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, भूमध्य रेखीय बात हो गया। अब देख लेते हैं मानसूनी प्रदेश के। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मानसूनी प्रदेश है ना, थोड़ा सा ही देखेंगे है ना, समय कम है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने हैं। मानसूनी प्रदेश, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि कौन सा होता है हमारा भूमध्य रेखीय जलवायु है ना। मानसूनी प्रदेश की बात करें तो फिर वही मैप ले आते हैं हम लोग है ना, 0 डिग्री है या 0 डिग्री विषुवत है। अगर इसकी बात करें, 0 डिग्री विषुवत 20 से काटता है। अगर हम लोग 10 से 30 डिग्री है ना, और यहां भी 10 डिग्री से 30 डिग्री तक, 10 डिग्री से, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ है ना। देखिए 10 डिग्री ये नॉर्थ का है, ये सारा क्या है, नॉर्थ का, और ये 10 डिग्री से 30 डिग्री क्या है, साउथ का है। तो नॉर्थ टू साउथ है ना, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ। तो इस एरिया में जो भी मिलता है ना, इस एरिया में है ना, 10 से 30 ये एरिया, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, मानसूनी प्रदेश। क्या मिलते हैं, मानसूनी प्रदेश। क्या मिलते हैं, मानसूनी प्रदेश। ठीक है, क्या मिलते हैं, मानसूनी प्रदेश। ठीक है, और हमारा 0 से 10 नॉर्थ, 0 से 10 साउथ कौन सा मिला था, भूमध्य रेखीय प्रदेश मिला था, भूमध्य रेखीय हमारा जलवायु मिली थी है ना। तो उस अब 10 से 30 तक क्या मिलेगा, मानसूनी प्रदेश मिलेगा। और मानसूनी प्रदेश में ही हमारा इंडिया आता है, इसीलिए भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। क्या है, मानसूनी है ना। मानसूनी प्रदेश की बात क्या कर ले तो इसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कि पहली बात इसकी है कि इसका जो तापमान होता है लगभग 27 डिग्री एवरेज है ना, एवरेज है 27 डिग्री, क्या है, एवरेज है, मैक्सिमम मिनिमम ये क्या है, एक एवरेज डिग्री है ना। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है ना, शीत ऋतु, वर्षा काल, ये सारे काल होते हैं है ना। वर्षा काल, ये 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु है ना। और यहाँ क्या है, वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है, वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, इसमें वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है ना, विभिन्नता पाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ की जलवायु है, जैसे भारत, नेपाल, भूटान है ना, ये सब कहाँ के जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु है ना। पाकिस्तान, पाक, ये सब कहाँ के हैं, ये सब है मानसूनी प्रदेश की जलवायु है। किसके हैं, मानसूनी प्रदेश की जलवायु है। इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ पे वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है ना। वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है ना, वर्षा होती है। लेकिन यहाँ वर्षा डिपेंड करता है, अगर भारत की बात करें तो ये वर्षा पूरे भारत में एक समान नहीं होती है, डिपेंड करती है उच्च पे है ना। जैसे कि अगर मरुस्थल क्षेत्र है भारत का, पश्चिम भाग में क्या है, मरुस्थल है, थार मरुस्थल, तो वहां पे वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा डिपेंड करता है उच्च पे। तो इतनी बात आपको हो गई, मानसूनी प्रदेश हो गया। अब सवाना तुल्य जलवायु देख लेते हैं। कौन सा, सवाना तुल्य है ना। तीसरा क्या है, सवाना तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, सवाना
तुल्य जलवायु। तो समाना तुल्य जलवायु क्या होती है? हमने 2 जलवायु 3 जलवायु ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। इसमें क्या होता है, ये हमारा जलवायु 10 डिग्री से, है ना, 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश पर। फिर वही है ना कि अगर हम लोग ऐसे करें तो 10, बहुत बेकार ही बन गया ना गोला। अगर हम लोग देखें क्या पूछा है, 10 से 20, है ना, 10 20, यहां भी 10 10 और 20। तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, इस क्षेत्र में पाया जाता है, इस क्षेत्र में पाया जाता है सवाना तुल्य जलवायु। क्या पाया जाता है? सवाना तुल्य जलवायु। यहाँ पे क्या है, सवाना तुल्य जलवायु में क्या है, घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, खास बात क्या है कि घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं, है ना। अगर पूछ ले इकोटोन, है ना, इकोटोन आप लोग जानते हैं ना, इकोटोन घास क्या है, इकोटोन का एग्जांपल है। इकोटोन क्या है, दो पारिस्थितिकी तंत्र का बीच का माध्यम होता है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र का एक संयुक्त रूप होता है। इसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। तो घास के मैदान क्या है, घास के बड़े बड़े क्षेत्र क्या है, इकोटोन के एग्जाम्पल है ना, ये बात भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं, जैसे कि साउथ दक्षिण अमेरिका, है ना, वेनेजुएला, है ना, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, गुयाना, ये सारे क्या हैं, ये हैं घास के बड़े बड़े मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बात आपको इसी में याद रखिए। आगे भी ये चीनी तुल्य जलवायु है ना, बाकी आगे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना ही याद रखिएगा। आगे फिर और आगे क्लासेस लेंगे हम थ्योरी वाली, तो इसमें कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? देखिए, जहां पे अगर कोई भी हिमनद है ना, कोई भी ये पहाड़ है ना, ये हिमनद है, हिमनद से नदियां निकल कर आई, पानी बर्फ पिघला, नदियां निकली यहां से, तो यहां से एक पाथ बन गया। तो पहले क्या होता है कि पहले ये वी आकार की घाटी बनती है। जब नई अवस्था में रहती है नदियां तो क्या होती है, वी आकार की घाटी बनाती है। लेकिन यहाँ पे बहते क्या आसपास का एरिया कट जाता है, तो ये कैसे हो जाती है, यू आकार की बन जाती है और गहरी हो जाती है। क्या बन जाती है, यू। यहाँ का ये आसपास का एरिया क्या है, वो अपर्दित हो जाता है, फिर कैसे बन जाता है, यू आकार का। तो वही होता है हमारा यू आकार का घाटी। तो पूछा गया है कि कहाँ पाई जाती है, पहला है चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, पर हिमानी क्षेत्र में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये कहाँ पाई जाती है, हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है, हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आपको पता है हिमनद है, हिमनद से बर्फ पिघला और आया, एक नदी बन गई, है ना। पहले वी आकार की बनती है, फिर और इसमें अपर्दन होता है, तो कैसे बन जाता है, यू आकार का घाटी बन जाता है। ऑलराइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हसीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मतलब क्या है कि कौन सा इसमें देश है जहां पर हसीर पर्वत श्रेणी स्थित है? पहला है सऊदी अरब कुवैत, सऊदी अरब इराक, सऊदी अरब बहरीन, या सऊदी अरब यमन। तो आपको बताना है कहां पर आसीर पर्वत श्रेणी, कौन सा है आसीर पर्वत श्रेणी, आपको बताना है कौन सा बताना है, आसीर पर्वत श्रेणी, है ना। जैसे सऊदी अरब कुवैत, सऊदी अरब इराक, सऊदी अरब बहरीन, है ना, सऊदी अरब यमन। तो आसीर पर्वत श्रेणी कहां पे पाया जाता है, सऊदी अरब और यमन में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको दिखा देते थोड़े से एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये सब क्या है, सिर्फ एशिया का है। किसका है, सिर्फ एशिया का है, एशिया महाद्वीप का है ये सारा, है ना। कहाँ का है ये, एशिया महाद्वीप का है ये सारा। जैसे हम लोग बात करें, है ना, आसिर पर्वत, है ना, आसिर पर्वत जैसे हमारा क्वेश्चन में आया था, तो यमन और सऊदी अरब, ये आसिर पर्वत अभी आया था, है ना। क्वेश्चन में क्या था, आसिर पर्वत। हम लोग स्टार्ट करते हैं रूस से।
रूस से स्टार्ट करें या अपने भारत से स्टार्ट करते हैं ना। भारत में क्या है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, सतपुड़ा है और विंध्य है ना। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ये अरावली, सबसे अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, अरावली है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। हिमालय की बात करें तो ये क्या है, हमारा हिमालय और सबसे नवीन है ना। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारा सुलेमान है और ये हमारा किरथर श्रेणी है और मकरान है। क्या है, मकरान, किरथर, सुलेमान, ये श्रेणी कहां पे, पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। अगर हम लोग चाइना में जाए तो चाइना में क्या है, सियान सॉल है, कुनलुन सान है, टांगुला श्रेणी है ना, उलिया गसान है, उरी सान है, डाबा सान है, तेहांग है, आलतुनी सान है ना, नान सान है, टूलियन सान है, ग्रेट खिंगल श्रेणी है। ये सारे कहाँ है, अल्ताई श्रेणी। अल्ताई श्रेणी कजाकिस्तान है ना, ये क्या है, चीन है। और चीन के इसके बीच में कौन सा है, बिल्कुल जो लैंड लॉक्ड है ना, उनके दो बीचों में अल्ताई श्रेणी पाई जाती है ना। अगर हम लोग यहाँ आए, याराकान श्रेणी, ये हमारा भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। आराकान कामायोमा, ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन पटकाई बूम ये भी क्या, हिमालय का ही पार्ट है। टेंगू योमा, ये कहाँ पे है, म्यांमार में है। कार्डामम रेंज, ये कहाँ पे है, कार्डामम रेंज ये कहाँ पे है, ये हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में है। माउंट किननबालू ये भी है। वरिसन रेंज, माउंट ब्राह्मा है ना, मूलर रेंज, ईरान पर्वत है ना। देखिए क्या है, ईरान पर्वत, ईरान पर्वत 2-3 बार पूछा गया, ईरान पर्वत है ना। साहेबाना रेंज, तांबो रेंज, ये सब कहाँ है, ये सारे हमारे क्या है, मलेशिया, एशिया वाले क्षेत्र में, मलेशिया, इंडोनेशिया है ना वाले क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें कि अरब प्रायद्वीप में, तो अरवदर श्रेणी है। यहाँ पे क्या है, अरवदर श्रेणी है ना। अल्बुर्ज है, अल्बुर्ज है। गोलन की पहाड़ियां, कई बार एग्जाम में आया, गोलन की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, काकेसस, काकेसस पर्वत श्रेणी, ऑलराइट, काकेसस पर्वत श्रेणी। पॉन्टिंग पर्वत, टारस पर्वत श्रेणी, यूराल श्रेणी है ना। यूराल रसिया, रूस और एशिया, ये यूरोप है ना, यूरोप के साथ सीमा बनाता है यूराल श्रेणी। यूराल श्रेणी क्या है, यूरोप और रूस के साथ सीमा बनाता है यूराल श्रेणी। विरांगा श्रेणी है ना, सयान श्रेणी है ना, याब्लोनोबॉय रेंज, स्टेनोबॉय रेंज है ना, सिकोटे असीन रेंज, ये सारे कहाँ हैं, ये सारे कहाँ, हमारे रूसिया में। बायोस्खान रेंज, चुक्सी रेंज है ना, चुक्सी सागर भी इसी के आसपास है ना। सरेडनी रेंज है ना, चेसरकी रेंज, कोलिमा रेंज, ये सारे कहाँ पे है, ये रसिया के हैं है ना। तो आइए आपको समझ में आया होगा जितने भी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लोकेशन ट्रेस कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है ना। हिमालय भारत का है, ये सारा कहाँ का है, पाकिस्तान का है। ये हमारा अरब प्रायद्वीप का है सारा, गोलन की पहाड़ियां वगैरह है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असीर पर्वत। देखो अभी लोकेशन दिखाया आपको ना, असीर पर्वत कहां पे, सऊदी अरब और यमन के बीच है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, जनजाति दे दिया गया है, क्षेत्र दे दिया गया है। जनजाति दे दिया गया है और क्षेत्र दे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा है। जैसे बुशमैन उप सहारा है, बंटू कांगो बेसिन है, पिग्मी कालाहारी है, मसाई पूर्वी अफ्रीका है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जनजाति क्षेत्र है, कौन सा इसमें जनजाति क्षेत्र है ना। बुशमैन कहां पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल, बंटू, पिग्मी, मसाई है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। अगर हम लोग बुशमैन की बात करें तो कालाहारी में पाया जाता है ना, कहां पे, कालाहारी क्षेत्र में। और अगर हम लोग पिग्मी, पिग्मी कहां, उप सहारा में है ना। और अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा, पिग्मी कहां पे है, उप सहारा में है ना। अगर हम लोग बात करें, बंटू उप सहारा में है ना। बंटू उप सहारा में, पिग्मी कहां पे, कांगो बेसिन में है। पिग्मी कहां पे, कांगो बेसिन में है। मसाई कहां पे है, पूर्वी अफ्रीका में है। कहां पे है, अब थोड़ा सा आपको दिखा देते मैप के थ्रू है ना, मैप के थ्रू आपको दिखा देते हैं प्रमुख जनजातियां क्षेत्र है ना। देखो बांटू, बांटू उप सहारा में है ना, उप अफ्रीका में है। बोअर, जुलू, ये सब कहाँ है, साउथ अफ्रीका के है। हांटे हांट, हार्ट एंड टॉन्ट है ना,
बुशमैन, बुशमैन कहाँ, कालाहारी मरुस्थल। पिग्मी है ना, मसाई व किकयू ये कहाँ पे है, हालदा, फुलवानी व हौजा, बर्बर है ना, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, किर्गिज, किर्गिज, कोसेक्स, मगयार, ये सारे क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। रेड इंडियंस है ना, अपाचे, ये सारे कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। एस्किमो ये कनाडा में भी है और अमेरिका में। बोरो कहाँ है, ब्राजील का है। इंका, माया है ना, सारे कहाँ के हैं ये, माओरी, माओरी कहाँ, न्यूजीलैंड, माओरी। सकाई सेमांग है ना, ये कहाँ का है, मलेशिया का। एटॉस, पुनन, ये कहाँ का है, ब्रोनियो। एनु, जापान। यूकागिर, ये कहाँ का है, रसिया का है। सेमाइडस, ये रसिया है ना, ये सारे कहाँ के, रसिया के हैं। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ना, आई होप आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कहाँ पे क्या एरो लगा है। देखो बुशमैन का क्या हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल है ना, और पिग्मी का क्या हो जाएगा, हमारा पिग्मी का क्या हो जाएगा, कांगो बेसिन। पिग्मी कहाँ का है, कांगो बेसिन का है। बंटू कहाँ है, उप सहारा का है। मसाई कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका का है। तो कौन सा सही हो जाएगा, एक का तीन, एक का तीन, तीन तो तीन में है ना, दो का एक, टू का वन है ना, बी का वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, राइट आंसर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। साइट्स के संबंध में सही कथन चुनिए। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण है ना। क्वेश्चन क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जीव संरक्षण केंद्र है, या इसे 1986 में लागू किया गया था। दूसरा है, यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर डालता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपको साइट्स के बारे में क्या है, साइट्स के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, साइट से संबंधित है ना, साइट से संबंधित कौन सा इसमें सही है आपको बताना है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग साइट्स के बारे में। क्या जान लेते हैं साइट्स के बारे में, साइट्स देख लेते हैं, साइट्स है ना। साइट्स जो इंपॉर्टेंट है ना, ये अवैध व्यापार से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्या है इसका फुल फॉर्म, द कन्वेंशन, द कन्वेंशन है ना, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल और क्या, ट्रेड इन है ना, इंडेंजर्ड है ना, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड है ना, फ्लोना एंड फ्लोरा है ना। इसकी ये कब लागू हुआ था है ना, ये जुलाई 1975 को लागू हुआ, 1975 को लागू हुआ, 1975 को लागू हुआ। भारत ने इसको कब अपनाया, तो 1976 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। भारत ने हस्ताक्षर किया इस पर है ना, हस्ताक्षर किया इस पर, ठीक है, हस्ताक्षर किया इस पर। और अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, 183 देश हैं इसमें वर्तमान में। लास्ट देश कौन सा था, लास्ट अभी तो टोंगा था। क्या था, टोंगा। कौन सा था, टोंगा था है ना। अगर हम लोग बात करें साइट्स की है ना, साइट्स की बात करें, साइट्स की बात करें है ना, साइट्स की बात करें तो साइट्स में 3 परिशिष्ट आते हैं। 3 परिशिष्ट में इसको बांटा गया है, परिशिष्ट में बांटा गया है ना। अगर आप लोग देखते होंगे तो पूछा जाता है कौन सा जीव किस परिशिष्ट में शामिल है ना। तो इसमें साइट्स में 3 परिशिष्ट में विभाजित किया गया है। अगर पहला परिशिष्ट की बात करें तो पहले परिशिष्ट में कौन कौन से आते हैं जीव, पहला कि जिनका अस्तित्व
जिनका अस्तित्व जिनका अस्तित्व जिनका अस्तित्व जिनका अस्तित्व अस्तित्व खतरे में हो है ना, उनको रखा जाता है परसिस्ट 1 में। कहाँ पे रखा जाता है? परसिस्ट 1 में। उन पे क्या है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, क्या कराया जाता है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर अवशिष्ट 2 की बात करें, अवशिष्ट 2 की बात करें तो अवशिष्ट 2 में वो शामिल होते हैं जो खतरा तो नहीं है ना, खतरा तो नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन असंगत उपयोग से, लेकिन असंगत उपयोग से संकट आ सकता है, उपयोग से संकट आ सकता है ना, संकट आ सकता है। वो जानवर इसमें शामिल होते हैं, वो आ सकता है, वो पौधे शामिल होते हैं इसमें, है ना, उपयोग से संकट आ सकता है ना। और व्यापार को इसमें क्या है? व्यापार इसके साथ नियंत्रित किया जाता है ना, इसको व्यापार क्या होता है? व्यापार इसमें नियंत्रित किया जाता है, व्यापार नियंत्रित रूप से किया जाता है। ये नहीं कि कितना भी आप व्यापार कर लीजिए, नियंत्रित होता है, व्यापार नियंत्रित होता है इसमें। ठीक है, और अगर परसिस्ट 1 की बात करें तो इसमें पूर्ण प्रतिबंध होता है व्यापार पर। क्या होता है? व्यापार पर क्या होता है? पूर्ण प्रतिबंध होता है। अगर हम लोग परसिस्ट 3 की बात करें, परसिस्ट 3 की बात करें, है ना, परसिस्ट 3 की बात करें तो कम से कम, है ना, कम से कम एक देश द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा हो, द्वारा संरक्षित, है ना, संरक्षित किया जा रहा हो, और वो डिमांड कर रहा हो कि उसको परसिस्ट में 1 में शामिल किया जाए ना, और साइट्स में संरक्षित, और साइट्स में सहयोगी से व्यापार पर प्रतिबंध, व्यापार में प्रतिबंध लगाने का, व्यापार में प्रतिबंध लगाने का, वो प्रतिबंध लगाने का मदद मांग रहा हो। है ना, तो ऐसे जीव इसमें शामिल किए जाते हैं। किसमें? परसिस्ट 3 में। किसमें? परसिस्ट 3 में। इसमें क्या है? जो व्यापार होता है विनिमय के साथ होता है ना, विनियमन के साथ व्यापार होता है। इसमें जीव का हो वो चाहे पौधे का हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। साइट्स का पूरा हमने मतलब बता दिया। इसमें 3 परसिस्ट हैं, वर्तमान में 183 देश है। लास्ट डेट कौन सा? टोंगा था। परसिस्ट में जिनका अस्तित्व खतरे में है, और इसमें व्यापार में क्या होता है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कि भैया आप बिल्कुल भी इसमें आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी भी जीव या पौधे का बिल्कुल भी आप व्यापार वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। परसिस्ट 2 में वो जीव व पौधे शामिल होते हैं जिनमें खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर उसको हम अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक उसका उपयोग करेंगे तो उस पर संकट आ सकता है, और ऐसे जो जीव या पौधे होते हैं उनका व्यापार नियंत्रित होता है। तीसरे में ये होता है कि ऐसे जीव या ऐसे पौधे रखे जाते हैं, ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो कम से कम एक देश द्वारा संरक्षित हो। जैसे भारत में है, भारत में कुछ चीजें जैसे कोई भी पौधा हो उसको संरक्षित किया जा रहा हो, बाकी देशों में नहीं संरक्षित, तो भारत क्या कह सकता है कि साइट से सहयोगी देशों से इसकी मांग कर सकता है कि इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए, वरना आगे आने वाले समय में ये हमारा विलुप्त हो सकता है। तो वो इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा, और इसका अगर व्यापार होगा तो विनियमन के साथ होगा ना, विनियमन के साथ इसका व्यापार होगा। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इसे 1986 में लागू किया गया था, है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, साइट्स, है ना। तो ये 1986 में लागू ना होकर 1975 में लागू हुआ था, ये मैंने आपको बताया। और 1976 में भारत ने इस पे हस्ताक्षर करे थे, ये भारत में लागू हुआ था 1976 में। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हुआ, 1 सही है 3 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजरी वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या ये तो ना एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है ना। असत्य कथन बताना है,
असत्य कथन बताना है। और इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है? मिर्जापुर क्षेत्र। कहाँ पे? मिर्जापुर, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, असत्य पूछना था, असत्य कथन पूछना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 असत्य है ना। पहला सही है। ये क्या है? कजरी क्या है? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का लोकगीत है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसमें असत्य बताना था आपको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग लोकगीत, है ना, लोकगीत देख लेते हैं यूपी के लोकगीत। लोकगीत, है ना, जैसे कि कौन सा? कजरी देखा आपने अभी, कजरी देखा, है ना, कजरी हो गया, रसिया हो गया। रसिया कहाँ का है? ये ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ये ब्रजभूमि का है। रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। ठीक है, ब्रजभूमि का। ऑलराइट, कहाँ का है ये? ब्रजभूमि का है। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। कजरी कहाँ का है? कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है ना, मिर्जापुर का है। आल्हा कहाँ का है? आल्हा, ये कहाँ का है? आल्हा। और आल्हा भी है, और कौन से हैं? और बिरहा है, बिरहा, आल्हा, बिरहा, है ना। आल्हा की खोज किसने करी थी? अब्दुल अमीर खुसरो ने, है ना। ये सब किसकी खोज करी थी? तो ये बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड क्षेत्र में है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा ये पूर्वांचल में। कहाँ पे? पूर्वांचल में। इतनी बात आपको इसमें याद रखिएगा। प्रमुख ये लोकगीत हैं। रसिया ब्रजभूमि में गाया जाता है, कजरी मिर्जापुर मेनली, आला बुंदेलखंड क्षेत्र, और बिरहा, बिरहा पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वांचल में, है ना। वापस आते एक क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महोदय श्री कन्नौज, है ना, इसका प्राचीन नाम है, आपको वर्तमान नाम जानना है। महोदय श्री कन्नौज, मधुपुरी, मथुरा, कानपुर, कानपुर, या बलवंत नगर, बुलंदशहर। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित है, एक ही इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, वो कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो महोदय, महोदय श्री ये कन्नौज का है बिल्कुल। मधुपुरी ये मथुरा का है ना। मथुरा का पुराना नाम क्या है? मधुपुरी। कानपुर का कान्यपुर है, लेकिन बलवंत नगर बुलंद शहर का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना। बलवंत नगर बुलंद शहर का पुराना नाम नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? पहला है पेइंग गेस्ट योजना, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, दूसरा है डिस्कवर योर रूट्स योजना, तीसरा है उपरोक्त सभी, है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास से, है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने कई योजना चलाए हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को पर्यटन आकर्षित हो। उससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा, जो लोकल लोग हैं वहां रोजगार सृजित होगा, है ना। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए, जैसे पेइंग गेस्ट योजना लाई गई, है ना, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना लाया गया, डिस्कवर योर रूट्स योजना लाया गया। इसका मतलब ये सारे क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ये सारे ही सही है। पेइंग गेस्ट योजना कब लाया गया था? 1994 में लाया गया था ना, अभी का नहीं है ये। कब का है? 1994 में लाया गया था। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना 2008 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2008 में लाया गया। किस लिए लाया गया? पर्यटन को मजबूत करने के लिए, है ना। डिस्कवर योर रूट्स योजना, है ना, ये भी किसके? यूपी सरकार द्वारा लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। सारे ही सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं ना? क्या मानते हैं? स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। थारू, खरवार, बुक्सा, जौनसौरी, है ना। तो निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? जैसे थारू हो गया, खरवार हो गया, है ना, बुक्सा हो गया, जौनसौरी हो गया। तो खरवार के जनजाति के लोग अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। थोड़ा सा आपको दिखा दे मैप के माध्यम से, हम जनजातियां, यूपी के प्रमुख जनजातियां, है ना।
यूपी के प्रमुख जनजातियां। यूपी के प्रमुख जनजातियां। थोड़ा सा वेट करिए, अभी मिलेगा। हाँ, ये है। जैसे गोंड समूह के हैं ना, महाराजगंज, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, है ना, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर। खरवाड़ जनजाति जो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी, सोनभद्र में। सहारिया ये ललितपुर में पाए जाते हैं। परहरिया ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। बैगा ये सोनभद्र। पनखा, पनिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगरिया सोनभद्र का है। पटारी सोनभद्र। चैरो सोनभद्र का। और भुरिया और बुनिया ये कहाँ के हैं? सोनभद्र के हैं। तो ये सारे कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। तो साथ ही साथ आपको हमने क्षेत्र भी बता दिया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरवाड़, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। ऑपरेशन ग्रीन योजना क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना कब हुआ था? 1995, 2001, 2005 और 2003। तो आपको बताना है कि कौन सा ये कब ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया गया था, कब ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया गया। अगर ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करें, है ना, ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करें तो इसमें वातावरण से संबंधित था कि हम अपने वातावरण को कैसे पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए वृक्षरोपण वगैरह प्रोग्राम लाया गया था। कब लाया गया था? 2001 में। कब लाया गया था? 2001 में, है ना। ऑपरेशन ग्रीन योजना पर्यावरण से संबंधित था। अगला है, भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है ना। भारत की संचित निधि से, है ना, भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय, है ना, भारत की संचित निधि जानते हैं आप, भारत की संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, लोकलेखा निधि होती है। तो उसमें से अगर सरकार को कुछ पैसे निकालने हैं तो कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? संविधान संशोधन विधेयक, लेखा अनुदान विधेयक, बजट विधेयक या विनियोग विधेयक, है ना। क्या होता है? विनियोग विधेयक। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग संचित निधि के बारे में, है ना, संचित निधि के बारे में। संचित निधि किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो 266। कौन सा? 266। कौन सा? 266 का ए, आर्टिकल 266 का ए, आर्टिकल 266 का ए। इसमें वर्णन है हमारा संचित निधि का। इसका संचित निधि का, संचित निधि का जो आधिपत्य होता है, सरकार अपने जितने भी सरकार, इसमें कौन कौन से शामिल होता है? सरकार अपने सारे टैक्स, है ना, टैक्स, जितने भी टैक्स उसका रेवेन्यू होता है वो सारा किसमें आता है? हमारा संचित निधि में आता है ना। गैर टैक्स, है ना, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स जो कर होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? इसी के में शामिल होती हैं। जितने भी ऋण होते हैं, ऋण उधार, ऋण और उधार, ये किसमें शामिल होते हैं? संचित निधि से, है ना। और इससे पैसा ये किसके अंदर होता है? तो संसद के अंदर होता है, संसद के अंतर्गत, है ना। संसद का आधिपत्य होता है इस पे, है ना। नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। और इससे पैसे किसके कैसे निकाले जाते हैं? विनियोग, विनियोग विधेयक पारित कर कर, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक पारित कर कर, विधेयक पारित करके, है ना, पारित करके, पारित करके इससे पैसा निकाला जा सकता है, विनियोग विधेयक पारित करके, है ना। विनियोग विधेयक से इससे क्या होगा? इसको करके हम लोग धन वापस निकाल सकते हैं ना। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 266 का 266 का 2 में क्या है? लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कौन कौन से रखे जाते हैं धन, है ना। लोक लेखा समिति में जितने भी, है ना, समिति को संचित कोष से इतर जितने भी हैं, है ना, संचित कोष से इतर जितना भी है इसमें रखा जाता है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कन्या सुकन्या योजना, है ना, कन्या सुकन्या योजना, कन्या सुकन्या योजना, सुकन्या योजना, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं, बचत योजनाएं चलाई जाती है ना, बचत योजनाएं,
बचत योजनाएं जितनी भी हैं उनका पैसा कहाँ आता है, इसी में आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा मतलब जनता का पैसा है ना, लोक लेखा। जितनी भी कन्या सुकन्या योजना के माध्यम से जितने भी हम लोग बचत योजनाएं चलाते हैं ना, जनता पैसा अपना सेविंग्स का रखती है, सरकार का उस पर आधिपत्य होता है और कुछ समय बाद रिटर्न में कुछ ब्याज दर सहित वापस जनता को मिलता है। वो सारी बचत योजनाएं कहाँ पे रखी जाती है, लोक लेखा समिति में रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाती हैं, लोक लेखा समिति में रखी जाती है। अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। मतलब क्या है, इसमें प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। इसीलिए है ना, इसीलिए जो हमारा लोक लेखा समिति है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है ना, पर नियंत्रण। और इस बार के बजट में कहा गया है कि जो सीनियर सिटीजन है वो अपने लोग जो भी बचत योजनाएं हैं है ना, जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो भी अपनी बचत योजनाएं चलाते हैं, अभी तक कितना था, मैक्सिमम 15 लाख अपने अकाउंट में रख सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। 30 लाख क्यों किया गया है, क्योंकि क्या है, इस बार का बजट जो है आय बहुत कम है ना, व्यय बहुत करना है, तो सरकार कहां से पैसा निकालेगी, लोक लेखा समिति से पैसा निकालेगी। तो लोक लेखा समिति में पैसा आना भी तो चाहिए। आएगा किस माध्यम से, जब जनता बचत योजनाओं के माध्यम से पैसा इसमें डालेगी तो लोक लेखा समिति पैसा आएगा। लोक लेखा समिति किसके अंतर्गत होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। इसीलिए अभी इस बार के बजट में जो सीनियर सिटीजन अपने बचत योजनाएं चलाते हैं इसमें मैक्सिमम 15 लाख था, लेकिन इस बार 2023-24 में कितना कर दिया गया, 30 लाख कर दिया गया। अब सारा पैसा कहां जाएगा, लोक लेखा समिति में किसका कंट्रोल होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और इस पे जो पैसा खर्च होता है वो राजस्व, जो हमारा राजस्व व्यय होता है ना, राजकोषीय घाटा, उसमें ये शो नहीं किया जाता, इसीलिए सरकार इसका मैक्सिमम प्रयोग करती है ना। तो ये बातें हैं है ना, जो कुछ भी बजट में होता है उसका इंटरलिंक होता है किसी न किसी माध्यम से, है ना। तो अब देख लेते हैं, लोक लेखा समिति पढ़ लिया हमने, अब देख लेते हैं आकस्मिक निधि। क्या देख लेते हैं, आकस्मिक निधि। क्या देख लेते हैं, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का वर्णन किसमें है, 267 आर्टिकल, अनुच्छेद 267, इसमें इसका वर्णन किया गया है। आकस्मिक निधि में क्या है कि जब संसद है ना, जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद क्या हो, सत्र में ना हो तो क्या होता है, कार्यपालिका यहीं से पैसा निकालती है। जब संसद तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है। अब सोचिए जरा, राष्ट्रपति के नियंत्रण में है तो इनडायरेक्टली किसके नियंत्रण में है, पीएम के नियंत्रण में है। तो दो ऐसे, एक तो हो गया हमारा लोक लेखा समिति, लोक लेखा खाता है ना, लोक लेखा खाता है, समिति नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, लोक लेखा खाता, खाता है ना, समिति लिख दिया मैंने गलती से, लोक लेखा खाता होगा। और लोक लेखा खाता और आकस्मिक निधि दोनों में किसका कंट्रोल होता है, अगर इनडायरेक्टली देखे तो प्रधानमंत्री का। किसका होता है, प्रधानमंत्री का। अगर कोई भी संसद सत्र में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा कोई भी सत्र नहीं है, तो केंद्र सरकार यहीं से पैसा निकालती है, और जब सत्र में आता है तो विधेयक पास करके फिर इसमें सारा पैसा इसमें डाला जाता है ना। तो दो बातें आपको हमने तीन इसमें बताया। पहला कि संचित निधि, लोक लेखा खाता और आकस्मिक निधि। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और इस पे किसका कंट्रोल होता है, संसद। किसका कंट्रोल होता है, संसद का। तो संचित निधि से कोई भी व्यय करने किससे निकाला जाता है, विनियोग विधेयक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वित्तीय आपात के संबंध में आपको बताना कौन सा असत्य है। संविधान के आर्टिकल 360 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया, बिल्कुल बात सही है। अगर हम लोग राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 में क्या है हमारा, राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रीय आपात है ना, आर्टिकल 352। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन है। और वही बात करें 360 तो ये क्या है, वित्तीय आपात है। क्या है, वित्तीय आपात है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। 360 से इसका संबंध है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है ना। अब आगे देखेंगे, संसद के अनुमोदन के बिना या 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। देखिए, अगर ये बात बिल्कुल सही है, हाँ,
अगर संसद के अनुमोदन नहीं होता है तो भी 2 माह तक ये रहता है लागू, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दो ऐसे हैं जिनका अनुमोदन करने में 60 दिन लगता है। 60 दिन मतलब 2 महीने। अगर 60 दिन तक दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित नहीं होता है तो ये खत्म हो जाएगा। तो दूसरे के अकॉर्डिंग 2 माह तक ये प्रवर्तन में रहता है अनुमोदन के बिना। अगर अनुमोदन हो जाता है तो ये आगे कंटिन्यू होगा, अगर अनुमोदन नहीं होता है तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रपति शासन हो या हमारा वित्तीय आपात हो। अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल अलग है राष्ट्रपति शासन और हमारा वित्तीय आपात से। राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी होती है ना। क्या होता है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी होती है, उसको 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, है ना। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह किसमें होता है? ये हमारा राष्ट्रीय आपात में होता है। किसमें होता है? राष्ट्रीय आपात में, ना कि वित्तीय आपात में, है ना। एक ही है जो राष्ट्रीय आपात में लिखित की जरूरत होती है, वो भी मंत्रिमंडल की। किसकी? मंत्रिमंडल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही गलत है, बाकी क्या है? सारे सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता हमारा कि संविधान के आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति, अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय हमारा 124 आर्टिकल 124 है ना। आर्टिकल 124 से 151 तक है, इसका वर्णन किया गया है ना। 151 तक नहीं, 100 कितने तक? 47 तक, 147 तक, है ना। 147 तक इसका वर्णन किया गया है, 147 तक, है ना। 125 से 147 तक, 145 तक इसका वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। किसका? 147 तक, देख लीजिएगा 147 तक ही है ना। तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल बात सही है। हाँ, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या है? यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्व प्रेरणा से भी दे सकता है, बिल्कुल बात गलत है ना। राष्ट्रपति जब मांगेगा तभी उच्चतम न्यायालय को देना है। क्या है? जब राष्ट्रपति मांगेगा कि हमको इसमें परामर्श दीजिए तो उच्चतम न्यायालय को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्वविचार से कि लो हम राष्ट्रपति को सजेशन दे देते हैं या परामर्श दे देते हैं ना। तो 2 हमारा गलत हो गया, 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अब एक बात यहाँ पे भी है, क्या उच्चतम न्यायालय बाध्य होगा कि उसको राष्ट्रपति को परामर्श दे ही, है ना, राष्ट्रपति को परामर्श दे? उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होता है कि राष्ट्रपति को परामर्श दे, लेकिन अगर कोई बात ये किसी लॉ से संबंधित है ना, स्वतंत्रता के पूर्व कोई संधि से संबंधित है, किसी लॉ से संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय बाध्य है कि राष्ट्रपति को यह परामर्श देगा, है ना। राष्ट्रपति बाध्य है, उच्चतम न्यायालय बाध्य है कि राष्ट्रपति को परामर्श दे, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति नहीं मान सकता, है ना। उस पर डिपेंड है कि राष्ट्रपति माने या ना माने, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड है ना, परामर्श मानने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है ना। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है?